जय हिंद। देखिए नेपाल में क्या क्राइसिस हुआ है उसको समझते हैं और इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, इस क्राइसिस का इंटरनल कारण क्या था, एक्सटर्नल कारण क्या था और अचानक ऐसा क्यों हो गया, इसको समझते हैं हम लोग। जेनजी प्रोटेस्ट उसे कहते हैं जो यंग जनरेशन है 1997 से 2012 के बीच में जो जन्म ली है। इन जेनजी प्रोटेस्ट की वजह से पूरा नेपाल जल उठा और एक सत्ता परिवर्तन हो गया। संसद भवन में आग लगा दिया गया। जितना नेता मंत्री हैं लोग, सब लोग का परिवार इसे लटक लटक बानर ऐसा भागा है। हेलीकॉप्टर से कोनो को दौड़ा के मारा है, कोनो को भिगा के मारा है, कोनो को जो घर फूंक दिया है, ये सब हो गया। इसका कारण समझते हैं कि क्या इंटरनल कारण था, उसके बाद समझेंगे क्या एक्सटर्नल कारण है, फिर चीन का क्या है और भारत का इस पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझते हैं। सबसे बड़ा जो कारण था वो करप्शन था। नेपाल में करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था जिसका कोई हद नहीं। करप्शन को रोकना मुश्किल था। हर डिपार्टमेंट करप्ट हो चुका था। चाइना के सहयोग से जो एयरपोर्ट बन रहा था उसमें 1400 करोड़ का घोटाला हो गया। ललिता निवास में घोटाला हुआ। गिरी बंधु में हो गया 54,000 करोड़ का घोटाला हुआ और ओरिएंटल में हो गया 13,000 करोड़ का घोटाला। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसके लगभग 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। इसका मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम पीछे है नेपाल का। एमआरआई और ये जो बड़े बड़े जो ये मशीनें हैं उसकी उपलब्धता एकदम नेपाल में कम है। आर्म्स डील में बरेटा कंपनी से जो आर्म्स जिसका दाम था उससे 4 गुना रेट में दलाली में खरीद के लाया सब। पतंजलि को जो जमीन विवाद हो गया पतंजलि से कर लिया सब। यहाँ पर चाय का गोदाम कमर्शियलाइजेशन के लिए बेच दिया। इतना भयानक करप्शन हुआ और जिस कारण महंगाई बढ़ गई। छोटी सी छोटी चीजों के लिए महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि बच्चे जो स्टूडेंट थे जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करते थे बीए बीए सीए लोग, इन लोग को अपनी फीस भरने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ गया। इतनी महंगाई बढ़ गई थी और लोग जॉबलेस हो गए थे। और खाली मतलब एक पुरुष का खाली बेरोजगार इंसान बड़ा खराब जिंदगी होती है। आसमान थूकता है, जमीन गाली देती है, उसको लगता है अपना जीवन बोझ हो गया है। खाली जेब जो होता है ना ये बड़ा दर्दनाक होता है, बड़ी भारी होता है खाली जेब। तो इससे नेपाल का युवा परेशान था, एकदम परेशान था नेपाल का युवा। नेपाल के युवाओं को विदेश जाकर नौकरी करना पड़ता था। विदेश में आके शेफ का नौकरी। अभी आप भारत में देखिए चाउमीन मोमो, ये लोग ऐसी इंडिया में फेमस है कि नेपाली जो शेफ होते हैं चाउमीन और मोमो बड़ा अच्छा बनाते हैं। यहाँ से बेचारे काम करके विदेशी रेमिटेंस भेजते थे अपने देश में और उस पैसों से नेताओं के बच्चे अय्यासी करते थे। नेपाल की जो यंग जनरेशन थी सोचिए कितनी मुसीबत में होगी कि युद्ध के दौरान वो लोग यूक्रेन से लड़ने के लिए रसिया में भर्ती हो गए और रूस ने उन्हें 20-25 दिन की ट्रेनिंग दिया, हथियार थमा के भेज दिया यूक्रेन से लड़ने के लिए और वहां वो लोग शहीद हो गए थे। उनका घर परिवार उजड़ गया। इतना भयानक वहां बेरोजगारी का आलम था। अब इनमें होता क्या है, वहां पे जैसे 2008 में राजतंत्र, राजा को हटा के लोकतंत्र जब बना था तो यहाँ कुछ ही पार्टियों का दबदबा था। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, नेपाली कांग्रेस हो गया, यहाँ पे जनता संवादी पार्टी हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, सब ये कई थे सब यहाँ पे। लेकिन ये 3 लोगों देखिए ये आदला बदली करते रहते थे सब। पहले ओली बना 18 में, फिर देहुआ बना 21 में, फिर प्रचंड बना 22 में, फिर अबुढ़वा बन गया 24 में। ऐसे ऐसे हो रहा था यार नेपाल में, ऐसे यहाँ से यहाँ इस तरह से इन लोग का सत्ता परिवर्तन मैंने पारा पारी खेल रहा है। एबरी हम एबरी तुम एबरी हम। यहाँ पे जनता परेशान हो गई। सारा गठबंधन कर ले रहा था सब। कब किससे गठबंधन कर लेगा पता ही नहीं चलेगा। ये उसको गरियाएगा उसको गरियाएगा, फिर गठबंधन करके सरकार बना लेगा। तो इससे पूरी पब्लिक परेशान हो गई थी। और इनके भैया सबसे बड़का कारण ये नमूने बने हैं सब। नेताओं के बच्चे इतने बेवकूफी किया है सब, जाके टिकटॉक पर इंस्टाग्राम पर अपनी लग्जरी लाइफ जीने लगे सब। विदेश में घूमने लगे सब, पार्टी कर रहा है सब। यहाँ देखिए ये कहाँ घूम रहा है, यहाँ पर संतरा अंडरवियर पहन लेगी, पैंट पहन ले, पते नहीं चल रहा है कि यहाँ पे इहो कोनो के होगवे करेगी। यही सब नौटंकी किया से एकरा देखिए। इन्हीं सबको देख देख के पब्लिक पगला गई कि जो हम लोग को खाए को नहीं है, इन सब का इतना बड़का बंगला, इतनी बड़ी होटल, आग लगा दिया सब। हाय देखिए लुई विटॉन का, गुची का, ये सब खरीदा है। लुई विटॉन का एगो मफलर आता है 60,000 रुपए का। 3-3 लाख का कपड़ा आता है लुई विटॉन का। है तो पूरा सजले है ससुरा लुई विटॉन से। एकरा हैरी पॉटर अब्बा गइलो तो लदा के इसी सबको पीटा था यहाँ पे के बाप को दौड़ा दौड़ा मारा है ये बेचारा के। और दिखावा हैरी पॉटर यहाँ देखा यहाँ पे तोरा अब्बा पिटा के भागा है यहाँ पे। इसी सब के वजह से हुआ है। अब होगा क्यों नहीं। नेपाल की पब्लिक की हालत ऐसे है, नेपाल की पब्लिक इस तरह से। आप इनको देखिए, भारत के नेताओं से सीखना चाहिए नेपाल के नेताओं को। भारत के नेताओं का 2 चाल समझिए। इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं ये बताते ही नहीं है और ये अपने बच्चे को कहते हैं कि बबुआ ते मर्सिडीज में घूम, ते ऑडी में घूम, BMW में घूम, लेकिन फोटो मत खींचो हो। फोटो नहीं खिंचाना है, फेसबुक पे नहीं डालना है, गरीब बन के रहना है। एक दिल्ली में एक नेता से हम
से मिले थे उनके लड़का, तो कहा कि सर एक फोटो हो जाए। हम कहा हाँ हाँ। तो ऐसे कहा कि रुकिए सर, शर्टवा मोड़ लेते हैं, रोलेक्स की घड़ी है, दिख जाएगा तो पब्लिक क्या कहेगी। ये भारत के नेताओं का है। और दूसरा, इनके बाल बच्चे तो ऐसे हैं, ट्रेनिंग दिया गया है, और ये सब कुर्ता पहन लेते हैं सब। अब कुर्ता में बुझेबे नहीं करता है, कुर्ता 1 लाख का है कि 5,000 का है, कुर्ता तो नॉर्मल दिखता है। तो इनका कुर्ता स्ट्रेटजी है। दूसरा, आप देखिएगा कभी भी अपने घर का फोटो नहीं दिखाएंगे सर। भारत का कोई नेता मंत्री घर का फोटो नहीं दिखाएगा। घर के बाहर जो लॉन होता है, खाली जगह, इंटरव्यू देना रहेगा, वो लॉन में बैठ के देगा, बैठ जाएगा लॉन में, देखेगा पीछे घर नहीं ना आ रहा है, कहेगा 2 गाय ले आके इधर ये चराओ, 2 गाय बांध दो, हाँ इंटरव्यू चालू करो, पीछे गाय आना चाहिए। अपने आप को गरीब शो करेगा, अंदर जाके देखिएगा महल बनाया रहता है। तो नेपाल के नेताओं को भारत के नेताओं से सीखना चाहिए। हालांकि भारत में भी ऐसी नेताओं लोग में करप्शन बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव करप्शन है। तो नेपाल के एक नेताओं के बाल बच्चे, इन्हें नेपो किड्स या नेपो बेबी बोला जाता था इन सबको, बकलोलवन सब, ये सब नाच दिया। तो ये नेताओं के लोगों की लग्जरी लाइफ थी, और ये नेपाल के गरीब लोगों की थी। सोशल मीडिया पे इन नेताओं के इस रवैये को लोगों ने बढ़ चढ़ कर शेयर किया कि इन्होंने करप्शन के पैसे से विदेश में पढ़ रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं, विदेश में पार्टी कर रहे हैं, इनका इतना बढ़िया बढ़िया मकान है यहाँ पे। तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगा, सोशल मीडिया इस पर तूल पकड़ने लगा, लोग बोलने लगे सोशल मीडिया पे। अब नेपाली सरकार ने सोशल मीडिया वालों से कहा कि आप इस पे ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करो। उन्होंने नहीं नियुक्त किया तो 1 हफ्ता का वार्निंग दिया, और नहीं पूरा किए तो इस सब ने बैन कर दिया। जब बैन किया सोशल मीडिया को, तो जब सोशल मीडिया बैन हो गई, टिकटॉक को छोड़ के सबको बैन कर दिया, क्योंकि टिकटॉक ने अपना ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन इन लोगों को लगा कि टिकटॉक चाइना का है, उसको बैन नहीं किया। टिकटॉक पे बैन नहीं किया, बस उसी पे लोगों ने डेट डिसाइड किया कि इस दिन चलना है नेपाल पे, हथावा बोलना है, और पूरा भीड़ लगा दिया। इन लोगों का कहना था करप्शन को बैन करो, सोशल मीडिया को नहीं। बैन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया को बैन क्यों करेंगे? क्योंकि ये यंग जनरेशन है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स बेचारे प्रोटेस्ट करने आए थे, एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने आए थे। उनका कहना है कि भैया सोशल मीडिया केवल रील देखने के लिए थोड़ी है, इस सोशल मीडिया पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, बहुत सारी मीटिंग हो जाती है, बहुत सारे बिजनेस सोशल मीडिया पे चलते हैं, मार्केटिंग होती है, इस पे एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं। आजकल नेपाल में बहुत सारे लोग विदेश में काम करते हैं, तो विदेश में नॉर्मल नंबर नहीं लगता है, तो लोग व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, ये इसमें दिक्कत आने लगा। बहुत सारे लोग नेपाल में क्लास करते हैं, उनके भी वहाँ के टीचर होंगे लोग, वो लोग पढ़ाते होंगे अपना अपना वहाँ पे, तो सारी चीजें बाधित हो गई। इसी को लेकर प्रोटेस्ट हो गया। प्रोटेस्ट बहुत बड़ी संख्या में था। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पुलिस इनको रोक रही थी, तब तक ससुरा किसी ने आदेश दिया ऊपर से प्रधानमंत्री के यहाँ से कि इनको गोली मारो। और जानते हैं इन्होंने क्या किया? एकदम माथा पे गोली मारे हैं इन बच्चों को, स्कूल यूनिफॉर्म पे माथा पे गोली मारा। अब जब यहाँ गोली मारिएगा, ये तरीका गलत है। लोकतंत्र में भीड़ को शांत करने के लिए अन्य तरीके भी होते हैं। ये बात है कि हाँ, हर चीजों को हम लोग जबरदस्ती नहीं मना सकते, लेकिन वाटर कैनन होता है, आंसू गैस के गोले होते हैं। जब चीजें हद से पार हो जाती है तो पैर पे गोली चलाया जाता है, कई बार रबड़ बुलेट चलाए जाते हैं, एकदम एक्सट्रीम हो जाता है तो पैर पे गोली चलाया जाता है। उसके बाद भी कारण बनाना पड़ता है कि हमने ये सब कर दिया, तब लास्ट में इस तो पूरा सीधे गोली मारा सब, यहाँ पे एकदम हेड शॉट मारा। इसके वजह से जो लोग प्रोटेस्ट में नहीं भी उतरे थे, वो सब के सब लोग प्रोटेस्ट में उतर गए और कहें अब की बार तो ओली सरकार को उजाड़ देना है, करप्शन को खत्म ही कर देना है। लोगों ने ऑफिसेस तोड़ दिए, सब जगह तहस नहस कर दिया, संसद भवन को आग लगा दिया, कहा कि चट्टा यहीं से बैठ के करप्शन करता है सब, और यहाँ से नेताओं को इसे लदा लदा भागना पड़ा है। और समय रहते ये लोग ईमानदारी से काम किए रहते तो आज ये नौबत नहीं आई रहती। नेपाल से ये लोग भाग गए हैं, किसी को डुबा के मारा, लसरा के मारा, मूड़ी फोड़ दिया, कपार फोड़ दिया, को जिंदा जला दिया। ये सब पूरी तरह से नेपाल को तबाह कर दिया। नेपाल में एक हामी नेपाल करके एनजीओ था जो भूकंप के समय मदद कर रहा था। सूडान गुरुम इसको नेतृत्व कर रहे थे, और इधर एक काठमांडू का मेयर बालेन शाह, ये लोग इसको एक तरह से लीड कर रहे थे। हालांकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई और पुलिस की गोली वजह से ये घटना और ज्यादा उग्र हो गई। हालांकि इसे कंट्रोल करने का बहुत हद तक आंदोलन को कंट्रोल कर लिया गया है। सेना कमांड को संभाल चुकी है। सेना ने आदेश दिया जनरल ने कि आप सब लोग अपने इतने जगह पे लौटेंगे, और अभी के तौर पे अंतरिम सरकार
अंतरिम सरकार सुशीला कार्की को दिया गया है। जिस तरह बांग्लादेश में दिया गया वहां पर यूनुस खान को, उसी तरह दिया गया यहाँ सुशीला कार्की को। ये भारत के BHU यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, वहां पर चीफ जस्टिस रही, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही। अभी इनके हाथों में अंतरिम सरकार है, बाद में ये लोग इलेक्शन करेंगे। अब ये खुद ही कंफ्यूजन में है कि राजशाही नहीं था कि इलेक्शन कराया जाए। एकदम परेशान है लोग, नेपाल की स्थिति एकदम गड़बड़ है। कुछ चीजें नेपाल में गड़बड़ हुई हैं जो नेपाल के क्रांतिकारियों को नहीं करना चाहिए था। पहला कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जला दी, उसमें सारे डॉक्यूमेंट जल गए। कौन नेता करप्ट था ये भी खत्म हो गया, कोई ठीक नहीं, ससुरा नेता में जलवा दिया होगा सब कि बाद में नया सरकार आएगी तो हमारा फाइल निकलवाएगी, जल दिया यहाँ पे। दूसरा गलती क्या कि इन्होंने जेल तोड़ के 13,000 से ज्यादा कैदियों को रिहा कर दिया। अब जो कैदी रिहा हुए हैं सब भारत में आने का तो वीजा नहीं मिलता है, वो सोच रहा भारत में घुस जाएगा सब। अगर भारत में नहीं भी घुसा सब तो कैदी था सब, उसको नहीं छोड़ाना चाहिए। हाँ, राजनीतिक कैदी रहते तो समझ में आता है, क्रिमिनल्स को काहे छोड़ा दिए यहाँ पे। पुलिस ने मास सरेंडर किया, लोग पुलिस को मारे। पुलिस तो खैर करप्शन कर, गोली चलाएंगे लोग तो पब्लिक छोड़ देगी, माथा पे गोली चलाएंगे पुलिस, उसके बाद कहेंगे भाई आदेश आ रहा है तो आप हवाई फायरिंग कीजिए, आंसू गैस मारिए, मारेंगे गोली तो पिटाएंगे कहीं नहीं, पिटा गए यहाँ पे। लेकिन इससे भारत को क्या हुआ, भारत को एक लॉस लगा। अनस्टेबल नेपाल कभी भी भारत के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, भारत सरकार अभी काला पानी लेपू लेख विवाद चल रहा है, आप अब नेक्स्ट वीडियो उस पर बना देंगे ताकि आप लोग को ज्यादा क्लियर समझ में आ जाए। लेकिन एक बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है ना, नेपाल भाइयों लोगों को भी समझना चाहिए, एक ऐसा ट्रेंड बन गया है नेपाल में, हम लोग जान भी दे देंगे ना तो नेपालियों को लगेगा कि भारत हम लोग के लिए खिलाफ है। उनको चाइना ही अच्छा लगता है, हम लोग को क्या ही कर सकते हैं उन लोग के लिए, नेपाल के लिए क्या नहीं किया हम लोग। लेकिन उनको नेपालियों के दिल में बैठा है कि भारत ही खराब है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा रोटी और बेटी से रिश्ता है। हमारे यहाँ आज भी शादियाँ बिहार नेपाल और बिहार यूपी जो एरिया सटता है वहाँ से हो जाता है। लेकिन ये नेपाल खराबी, क्योंकि वहाँ माओवादी हो गए या फिर जो चीन का प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा हो गया। ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। कूटनीतिक हार एक तरह से कहिए, या फिर हम लोग फंसते जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस पे भारत को सोचना चाहिए। इसके पीछे कारण भी क्या है, भारत सरकार को अमेरिका और वेस्टर्न द्वारा चलाए गए एनजीओ पे कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये एनजीओ सरकार कम से कम 50 देशों की सरकार गिरा चुके हैं सब। अब जैसे यहाँ ही देखिए हामी नेपाल, ये किसके सहयोग से, जैसे अमेरिका के ओपन सोसाइटी हो गया, फ्रीडम हाउस हो गया, फोर्ड फाउंडेशन हो गया, ये सब सरकार मतलब मदद करते हैं, बट इनका हिडन कुछ ना कुछ अंडर से टारगेट कुछ रहता है। तो गवर्नमेंट की एजेंसीज को इस पर नजर रखनी चाहिए। अभी जो नेपाल में हुआ है, हामी नेपाली जो ये संगठन था, इसमें शंकर ग्रुप, इन्फिनिटी ग्रुप और बरबरा फाउंडेशन ने फाइनेंशियल हेल्प किया था, और इतनी बड़ी हुजूम को एक साथ ले आकर इन्होंने किया। और आज एक देखिए कैसी गवर्नमेंट वहां बैठे बनेगी, इसका कोई ठीक नहीं है। अमेरिका जो है और वेस्टर्न कंट्री ने पूरी मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर दिया है सब, इराक से लेके ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, यमन, सब तबाह कर दिया है सब। अब जब इसको पूरी तरह तबाह कर दिया है सब, तो जहां से मन वहां से पेट्रोल लेके चल जाता है। हम लोग को पेट्रोल मिलता है महंगा, और ये सब मार धार के अपने चमचा सरकार को बना देता है सब। किसी को बना देगा सब, अयोग्य व्यक्ति को कहेगा 50% हम ले जाएंगे, तो यहाँ बर्बाद कर। अब इनकी नजर एशिया पे है, इधर श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, इसको अब अनस्टेबल करना चाहते हैं सब। ये सोशल मीडिया और किस तरह से ये काम करते हैं सब एनजीओ की मदद से, इसको समझने की जरूरत है। देखिए सर्बिया एक देश था, सन 2000 में सर्बिया रसिया का फेवर करता था। 2000 में बुलडोजर क्रांति लाया सब, और सर्बिया की सरकार को कहा सब कि सरकार करप्ट है, ये है वो है, एक नैरेटिव सेट किया, सरकार को गिरा दिया। अभी जो सरकार है वो अमेरिका की फेवर की है, रूस की फेवर की नहीं है। उसी तरह जॉर्जिया एक देश है, जॉर्जिया उसी के पास है, सर्बिया इस साइड में जॉर्जिया। 2003 में जॉर्जिया में रोज रेवोल्यूशन लेके चले यहाँ से। रोज रेवोल्यूशन में क्या था, जॉर्जिया जो था रसिया के फेवर में था, तो ये अमेरिका वगैरह सोशल मीडिया, और ये उस समय तो मतलब इतना नहीं था सोशल मीडिया 2003 में, लेकिन एनजीओ वगैरह की मदद से इस सब ने क्या किया, वहां रोज रेवोल्यूशन लाया और सरकार को गिरा दिया। अभी जो सरकार है वो अमेरिका के फेवर में है। उसी तरह से देखेंगे यूक्रेन में 2004 में ऑरेंज रिवोल्यूशन ले दिया और कहा कि हम लोग यूरोप में मिलना चाहते हैं, रसिया में नहीं, रसिया को कमजोर करने के लिए। फिर 2014 में यूरोपीय मेडन आंदोलन किया गया, पेट्रो यानुकोविच को यहाँ से डिथ्रोन किया गया। उसी समय क्रीमिया रसिया ने कब्जा कर लिया था। अभी की जो जनरेशन है उसको इतना पुराना नहीं याद आता है, लेकिन अभी उसी सब के वजह से अभी भी यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। देखिए जो सरकार रसिया के फेवर में थी, कैसे कैसे अमेरिका ने गिराया है।
ऐसे ही 2011 में अरब क्रांति शुरू होती है ट्यूनीशिया से। ट्यूनीशिया की सरकार को उखाड़ फेंका जाता है, अरब क्रांति। और अरब क्रांति देखते देखते अफ्रीका से पूरे अरब में फैल गई। अरब क्रांति में लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी को उड़ा दिया गया क्योंकि ये रूस का फेवर में था। इजिप्शियन गवर्नमेंट को उड़ा दिया गया, हुस्नी मुबारक को, क्योंकि ये रूस के फेवर में था। सीरिया में बशर अल असद को उड़ा दिया गया क्योंकि रूस के फेवर में था। यमन से शेख अब्दुल्ला साले को उड़ा दिया गया